इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। तो शुरू करते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। समझ में आया क्या कह रहा है? उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। हमारे क्षेत्र में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित कर उन्हें हार पहनाने तथा उनके हाथों गरीबों को आहार बंटवाने का काम मुझे सौंपा गया। यहाँ पर आमंत्रित मतलब न्योता दिया गया या बुलाया गया। मेरा दुर्भाग्य देखो कि मैं अभी समारोह का प्रबंध ही कर रहा था कि किसी ने ईर्ष्यावश मेरे सिर पर जोर का प्रहार किया। चोट के प्रहार ने मुझे अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचा दिया। अचेत मतलब बेहोश हो गया। आंखें खुली तो देखा सामने बैठी मेरी माँ मुझे निहार रही थी। निहार मतलब देख रही थी। मेरे मित्र उपहार स्वरूप फूल लेकर मुझे देखने आए। मैं झुंझला उठा। मेरा व्यवहार लोगों को विलक्षण प्रतीत हो रहा था, पर मैं अस्पताल से उद्धार चाहता था। उद्धार मतलब वहां से जाना चाहता था। इस तरह पड़े रहने से अच्छा तो मेरा संहार हो गया होता। इस तरह पड़े रहने से अच्छा मेरा संहार मतलब मैं मर गया होता। अब न जाने कब अस्पताल के प्रतिहारियों से छुटकारा पाकर अस्पताल का परिहार करूंगा और फिर से पहले की तरह प्रतिदिन प्रातःकाल उद्यान विहार के लिए जा पाऊंगा। उद्यान विहार मतलब घूमने के लिए, सुबह सुबह घूमने के लिए। बच्चों, ऊपर लिखे गद्यांश के रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रत्येक का अंतिम शब्दांश हार है। शब्दांश मतलब शब्द का अंश। शब्द का अंश क्या है? हार शब्द है। परंतु प्रारंभ में भिन्न भिन्न शब्दांशों का, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग शब्द के अंशों का प्रयोग किया गया है। विभिन्न शब्दांशों के इस प्रयोग के कारण नवीन शब्दों का निर्माण हुआ है तथा उनके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन मतलब बदलाव आ गया है। इन शब्दांशों को हिंदी व्याकरण में उपसर्ग कहते हैं। समझ में आया? कह रहा है इन शब्दांशों को हिंदी व्याकरण में उपसर्ग कहते हैं। अब ऊपर गद्यांश में लिखे गए शब्दों पर अलग अलग विचार करते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। ये है हमारा शब्द और ये है हमारा मूल शब्द और ये हमारा उपसर्ग है और इधर अर्थ दिया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है हार और दूसरा शब्द भी है हार। एक हार का मतलब क्या होता है? पराजित होना यानी हार जाना, और दूसरे हार का मतलब है माला जिसे हम पहनते हैं। आहार शब्द का क्या अर्थ है? भोजन। तीसरा उदाहरण है प्रहार। प्रहार में मूल शब्द क्या है? हार और उपसर्ग क्या है? प्रा, और इसका अर्थ क्या है? चोट। प्रहार मतलब किसी को कोई मारता है तो वो क्या कहलाता है? प्रहार। और जिसको लगता है उसको क्या होता है? चोट लगती है ना, यानी वो घायल हो जाता है। अगला उदाहरण है निहार। इसमें मूल शब्द क्या है? हार और उपसर्ग क्या है? नी। ठीक है, और इसका अर्थ होगा देखना। निहार मतलब देखना। अगला उदाहरण है उपहार। उपहार में मूल शब्द हार है और उपसर्ग है उप। इसका अर्थ होगा भेंट, किसी को भेंट देना। उपहार मतलब भेंट देना। अगला उदाहरण है व्यवहार। देखिए, और इसमें मूल शब्द है हार और उपसर्ग है विधन अब। व्यवहार मतलब क्या होता है? इसका अर्थ आचरण। अगला उदाहरण है उद्धार। उद्धार में मूल शब्द हार है और उपसर्ग है उत, और इसका अर्थ होगा मुक्ति। मुक्ति मतलब आजाद। अगला उदाहरण है संहार। इसमें भी मूल शब्द हार है और उपसर्ग है सम, इसका अर्थ होगा विनाश। संहार मतलब विनाश करना। अगला उदाहरण है प्रतिहार। इसमें मूल शब्द हार है और इसमें उपसर्ग है प्रति, और इसका अर्थ है सेवक। प्रतिहार मतलब सेवक होता है। आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है परिहार। हार हमारा मूल शब्द है, परि हमारा क्या है? उपसर्ग है, और त्याग, त्याग इसका अर्थ है। परिहार मतलब त्याग होता है। अगला उदाहरण है विहार। विहार में मूल शब्द हार है और उपसर्ग है वि, इसका अर्थ होगा विहार का मतलब भ्रमण या घूमना। अब कह रहा है ऊपर लिखे गए शब्दों में हार
शब्द के पूर्व विभिन्न उपसर्ग लगाकर नवीन शब्द का निर्माण किया गया है। नवीन मतलब नया शब्द, तथा उनके अर्थों में जो भी परिवर्तन तथा विशिष्टता आई है। समझ में आया? कह रहा है ऊपर लिखे गए शब्दों में हर शब्द के पूर्व मतलब पहले विभिन्न उपसर्ग लगाकर नवीन मतलब नए शब्दों का निर्माण किया गया है। निर्माण मतलब बनाया गया है, तथा उनके अर्थों में भी परिवर्तन तथा विशिष्टता आई है। आगे देखते हैं उपसर्गों का वर्गीकरण। तो हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द तथा आगत शब्द। अर्थात आगत शब्द का मतलब है विदेशी शब्द। इस दृष्टि से हिंदी में उपसर्ग भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत के कुछ अव्यय भी हिंदी के उपसर्गों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त मतलब प्रयोग होते हैं। तो पहला है तत्सम उपसर्ग। पहला कौन सा है? तत्सम उपसर्ग। ये वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। इन उपसर्गों से निर्मित हिंदी भाषा में अनेक शब्द मिलते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं। अति क्या है? उपसर्ग है। इसका अर्थ है अति का मतलब अधिक, और अति से बनने वाले शब्द जैसे अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यधिक, अत्युत्तम, अत्युत्तम। ठीक है। अगला उपसर्ग है अधि। इसका अर्थ है ऊपर। इससे बनने वाले शब्द अधिपति, अधिकार, अध्यादेश, अधिनायक। अगला उपसर्ग है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या समान। इससे बनने वाले शब्द अनुज, अनुरोध, अनुभव, अनुरूप, अनुशासन, अनुकूल, अनुवाद, अनुमान, अनुचर, अनुसार आदि बहुत से सारे शब्द बन सकते हैं। अगला उपसर्ग है अप मतलब बुरा या बिना। इससे बनने वाले शब्द के उदाहरण देखते हैं। जैसे अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति, अपशकुन, अपहरण, अव्यय, अपव्यय आदि। अगला उपसर्ग है अभि। अभि का मतलब है सामने। इससे बनने वाले शब्द अभिमान, अभिलाषा, अभिनय, अभिशाप, अभियान, अभ्यागत। अगला उपसर्ग है आ, यानी बड़ा सा आ जिसे बोलते हैं। इसका अर्थ है तक, समेत, तक या समेत। बनने वाले शब्द हैं आहार, आजीवन, आमरण, आकर्षण, आगमन, आरक्षण, आदान, आजन्म। अगला उपसर्ग है उप। उप का अर्थ है निकट या छोटा। बनने वाले शब्द उपकार, उपवन, उपमंत्री, उपचार, उपग्रह, उपसंहार, उपनाम, उपस्थित, उपसर्ग आदि। अगला उपसर्ग है दुस या दुर। इसका मतलब होता है कठिन या बुरा। तो इससे बनने वाले शब्द दुस्साहस, दुष्कर, दुर्गति, दुर्भाग्य, दुर्गुण, दुर्घटना, दुर्दशा, दुष्कर्म, दुर्लभ आदि बहुत से सारे शब्द बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है निस या निर। निस का मतलब है बिना, और निर का मतलब है रहित। शब्द देखते हैं निष्कपट, निष्काम, निर्गुण, निर्विघ्न, निर्धन, निष्कलंक, निश्चल, निसंदेह, निरादर, निरपराध, निरोग, निर्दय, निर्यात आदि शब्द। अगला उपसर्ग है पुरा, परा। अगला शब्द क्या है? परा। इसका अर्थ है विपरीत या नाश। बनने वाले शब्द पराधीन, परामर्श, पराजय, पराक्रम, परास्त आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है प्रा, मतलब अधिक या आगे। जैसे प्रबल, प्रचार्य, प्राध्यापक, प्रताप, प्रहार, प्रयोग, प्रलय, प्रदर्शनी, प्रकार, प्रमाण, प्रभाव आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है प्रति। प्रति का मतलब है विरुद्ध या सामने। शब्द बने हैं प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन, प्रतिवादी, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष, प्रतिरोध आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है वी। वी का मतलब है विशिष्ट। बनने वाले शब्द विभाग, विजय, विरोध, विकल्प, विशुद्ध, विमुख, वियोग, विनाश, विकार, विवाद, विज्ञान आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला उपसर्ग है सम। सम का अर्थ है पूर्णता या साथ। बनने वाले शब्द संपूर्ण, सम्मान, सम्मेलन, सम्मुख, संवाद, समुचित आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। सु उपसर्ग का मतलब है अच्छा। इससे बनने वाले शब्द सुकर्म, सुलभ, सुकर, सुगम, सुबोध, सुपुत्र, सुशिक्षित, सुमति, सुधार, सुदूर आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है संस्कृत के कुछ अव्यय जो हिंदी उपसर्गों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो उपसर्ग ये सारे क्या हैं? उपसर्ग हैं। आ उपसर्ग। आ का अर्थ है अभाव। अभाव मतलब कमी। बनने वाले शब्द असाध्य, अकाल, अधर्म,
असुंदर, अहिंसा, अभाव, अज्ञान आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। कु उपसर्ग, कु का मतलब होता है बुरा, शब्द बनते हैं कुपुत्र, कुकर्म, कुपात्र, कुख्यात, कुकृत्य आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। आगे है अगला उपसर्ग है सु। सु का मतलब है अच्छा, जैसे सुपात्र, सुकर्म, सुपुत्र आदि शब्द। सत, सत उपसर्ग से, उस सत उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, बनने वाले शब्द हैं सत्पुरुष, सत्संग, सच्चित, सद्भावना आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है पुनर। पुनर का अर्थ है दोबारा या पुनः, बनने वाले शब्द पुनर्निर्माण, पुनरुक्ति, पुनरुद्धार, पुनर्विवाह, पुनर्कथन, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है अंतः। अंतः मतलब अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतर्मन, अंतरात्मा आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है अधा। अधा मतलब नीचे, बनने वाले शब्द अधमुखी, अधोपतन, अधोगति आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। बहिष या बहिर का अर्थ है बाहर, बनने वाले शब्द बहिष्कार, बहिर्मुखी, बहिर्गमन आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है स्व। स्व का अर्थ है अपना, जैसे शब्द स्वदेश, स्वचालित, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वजन, स्वलांबन आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है चिर। चिर मतलब बहुत देर, बनने वाले शब्द हैं चिरस्थायी, चिरंजीवी, चिरकाल, चिरपरिचित आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। तीसरा नंबर है तद्भव उपसर्ग। आ या अन, अर्थ है अभाव, बनने वाले शब्द अचेत, अनबन, अनमोल, अनपढ़, अछूत, अथाह आदि। उन उपसर्ग से, उन उपसर्ग का अर्थ है कम, बनने वाले शब्द 59, 49, 39 आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। कु उपसर्ग से, कु उपसर्ग का अर्थ है बुरा, बनने वाले शब्द कुचार, कुढंग आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है नि। नि का अर्थ है रहित, निकम्मा, निहत्था, निडर आदि शब्द। अगला उपसर्ग है सु। सु माने अच्छा, सुपुत्र, सुजान, सुघड़ आदि शब्द। अगला उपसर्ग है अध। अध का मतलब है आधा, बनने वाले शब्द अधपका, अधकचरा आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है बिन। बिन मतलब बिना, बिन ब्याही, बिन मांगे, बिन खाए, बिन जाने आदि शब्द। अगला उपसर्ग है भर। भर का मतलब है पूरा, बनने वाले शब्द हैं भरपेट, भरमार, भरसक, भरपूर आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है चौ। चौ का अर्थ है चार, जैसे चौमासा, चौकन्ना, चौपाई, चौराहा, चौकोना आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला देखते हैं आगत मतलब विदेशी शब्द देखते हैं इसका उदाहरण। बा उपसर्ग का मतलब है से या के साथ, जैसे बनाम, बदौलत, बखूबी आदि शब्द बनाए जाए। बे का अर्थ है बिना, बेखटके, बेअदब, बेहोश, बेघर, बेसमझ, बेवफा, बेईमान, बेगुनाह आदि शब्द। बद मतलब बुरा, जैसे बदबू, बदसूरत, बदहजमी, बदनाम, बदचलन, बदतमीज आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। खुश उपसर्ग का मतलब है अच्छा, बनने वाले शब्द खुशदिल, खुशबू, खुश मिजाज, खुशहाल, खुश नसीब आदि शब्द। ना उपसर्ग का अर्थ है अभाव, बनने वाले शब्द नकारा, नालायक, नापसंद, नाबालिग आदि शब्द। गैर उपसर्ग का अर्थ है भिन्न, बनने वाले शब्द गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार, गैर जरूरी आदि शब्द। ला उपसर्ग का अर्थ है अभाव, बनने वाले शब्द लाजवाब, लापरवाह, लावारिस, लापता आदि शब्द। हम उपसर्ग से, हम उपसर्ग का अर्थ है साथ, बनने वाले शब्द है हम नाम, हम राज, हम वतन, हम शक्ल, हम दर्द, हम उम्र आदि शब्द। अगला क्या है हर उपसर्ग का अर्थ है प्रत्येक, बनने वाले शब्द हर तरफ, हर एक, हर रोज, हर दिल, हर वक्त, हर हाल आदि शब्द। अगला उपसर्ग है कम, अर्थ है थोड़ा, कम का अर्थ है थोड़ा, बनने वाले शब्द कमजोर, कम उम्र, कम वक्त, कम समझ, कम अक्ल आदि। अगला उपसर्ग है दर। दर का अर्थ है में, बनने वाले शब्द दर असल, दरमियान, दरकरार आदि। दरकार, दरकरार आदि शब्द हैं। अगला देखते हैं, अगला है कुछ अन्य प्रचलित उपसर्ग। ये उपसर्ग हैं इधर, इधर मूल शब्द, इधर शब्द। जैसे आ उपसर्ग से और ये मूल शब्द हैं, दोनों को मिलाने से क्या बना अचेतन। उसी प्रकार बड़ा आ उपसर्ग से जन्म में मिलाने से क्या बना अजन्म। सु उपसर्ग से कुमार में मिलाने पर क्या बना सुकुमार। जैसे यहाँ देखते हैं आ को चेतन शब्द में जोड़ा गया तो क्या नया शब्द बना अचेतन। उसी प्रकार बड़ा आ को इस जन्म में जोड़ा गया तो क्या बना अजन्म। सु
उपसर्ग को कुमार में जोड़ा गया तो क्या बना, सुकुमार। इसी प्रकार ये आ को फिर से इस संभव शब्द में जोड़ा गया तो असंभव बना। तो ये क्या है हमारे, ये सारे उपसर्ग हैं, ये हमारे मूल शब्द हैं और इससे बनने वाले शब्द ये हैं। आगे देखते हैं, अगला उपसर्ग है कु। कु उपसर्ग को संगत शब्द में जोड़ने पर क्या बनता है, कुसंगत। उसी प्रकार अध उपसर्ग को खिला शब्द में जोड़कर बनाने से क्या बनेगा, अधखिला। अगला उपसर्ग है निह। निह उपसर्ग को संकोच शब्द में जोड़कर बनाने से क्या बनेगा, निसंकोच। उसी प्रकार अन शब्द को जान शब्द में जोड़कर बनने वाला शब्द अनजान। और सु शब्द को विख्यात शब्द में जोड़कर बनने से क्या बनेगा शब्द, सुविख्यात। ये हमारा उपसर्ग पाठ खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में।